वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थॉमस शेल्बी, जहां हर मूव एक गेम है और हर एपिसोड एक वार्निंग। सीन शुरू होता है एक जानी पहचानी जगह से, वही पुराना म्यूजियम जैसा अड्डा जहां अक्सर कैम्बल और ग्रेस मिलते हैं। लेकिन इस बार बातों का टोन कुछ अलग है। कैम्बल कहता है, हमने विस्की और सिगरेट्स के अलावा कुछ नहीं पाया। यानी ग्रेस ने अब तक कैम्बल को कोई सॉलिड लीड नहीं दी है और ये बात कैम्बल को खटकने लगी है। ग्रेस उसे बताता है कि टॉमी ने उसे अपने बिजनेस में सेक्रेटरी के तौर पर शामिल करने की ऑफर दी है, लेकिन कैम्बल इस बात को किसी और नजरिए से देखता है। डोंट फॉरगेट ग्रेस, वो एक गैंगस्टर है और जो वो करता है उसमें एजेंडा छिपा होता है। कैम्बल के इस डायलॉग से साफ झलकता है कि वो सिर्फ ग्रेस की लॉयल्टी नहीं, उसके इमोशन से भी डरने लगा है। उसे डर है कि ग्रेस धीरे धीरे टॉमी के करीब जा रही है, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि इमोशनली भी। तब ग्रेस शांत होकर जवाब देती है, सर, मुझे अच्छी तरह पता है वो क्या है। लेकिन कैम्बल का अगला डायलॉग बहुत भारी पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा खतरा ये है ग्रेस, कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वो खुद कौन हैं। कैम्बल ये बात ग्रेस के लिए तो कहता है, लेकिन असल में ये डर उसका अपना है। उसे लगने लगा है कि ग्रेस अब सिर्फ एक अंडरकवर एजेंट नहीं रही, बल्कि वो टॉमी की दुनिया में खो रही है। ग्रेस जा चुकी है, लेकिन कैम्बल की नजरें अब भी उसे जाते हुए देख रही हैं। उस नजर में जलन भी है, डर भी और असहायता भी। सीन शुरू होता है गाड़ी के पास, जहां जॉन गाड़ी साफ कर रहा होता है। वो सोच रहा है कि अब लिजी और बच्चों को लेकर बाहर घुमाने जाएगा। जॉन मासूमियत से पूछता है, टॉमी, चाबी देना, आज फैमिली को ले जाना है। लेकिन टॉमी रुक जाता है। वो जानता है ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये एक रियलिटी चेक से पहले का आखिरी पल है। टॉमी का चेहरा बिल्कुल शांत है, लेकिन उसकी आवाज में एक बोझ छुपा है। जॉन, तुम मेरे भाई हो और तुम्हें वो सच जानना चाहिए जो मैं जानता हूं। कल मैं लिजी को इसी गाड़ी में बैठाकर मिला और मैंने उसे ऑफर दिया। वो मान गई। हाँ, उसने मुझे हाँ कहा जॉन, और ये एक सच्चाई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाबी लेनी है, लिजी को बाहर घुमाने ले जाना है, या उससे शादी करनी है। लेकिन इतना जान लो, उसने मुझे हाँ कहा था। जॉन की आंखों में वो मासूम स्पार्क अब बुझ चुका है। उसके अंदर कुछ फट गया है। वो चाबी तो लेता है, गाड़ी में जाकर बैठ भी जाता है, लेकिन उस गाड़ी में अब उसके सपने नहीं हैं, सिर्फ धोखा है और शर्म है। इस सीन में जॉन का दर्द मेरी रगों में उतर गया, क्योंकि मैं खुद भी घर का छोटा भाई हूँ, और छोटा भाई अक्सर वो देखता है जो बड़े नहीं देखते। भरोसे को टूटते हुए, अपनों की नजरों से गिरते हुए। जॉन के लिए ये सिर्फ लिजी की बात नहीं है, ये उस परफेक्ट वर्ल्ड की टूटती हुई दीवारें हैं जो उसने अपने मन में बनाई थीं। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि जिस पर तुमने भरोसा किया हो वो तुम्हारे सबसे करीबी से भी छुपा कुछ और निकले? कमेंट करो, क्या जॉन को अब भी लिजी से शादी करनी चाहिए, या टॉमी ने जो किया वो ठीक था? सीन की शुरुआत होती है एक पब के कॉर्नर टेबल से, जहां टॉमी और ग्रेस आमने सामने बैठे हैं। टॉमी एक विस्की का पैक भरता है, फिर दूसरा, और फिर दोनों चुपचाप एक एक घूंट लेते हैं। इसी बीच ग्रेस बताती है कि उसने पब में टेलीफोन लगवाया है। टेलीफोन वाली डिटेल याद रखना दोस्तों। टॉमी, अगर तुम अब मेरे साथ काम कर रही हो तो प्रॉपर तरीके से करो। वो ग्रेस को एक पेपर देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। अब ग्रेस ऑफिशियली बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। टॉमी उसे पहला टास्क देता है। ये एक इनविटेशन कार्ड है, इसे एडा तक पहुंचाना है। ग्रेस थोड़ा हैरान होती है, टॉमी खुद क्यों नहीं दे रहा? लेकिन जवाब मिलता है, मुझे एडा का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, बस सुना है वो एक ऐसी जगह रहती है जहां सिर्फ औरतें जा सकती हैं, और इसीलिए ग्रेस को ये काम सौंपा जाता है। लेकिन ऑडियंस, जरा रुकिए, क्या ये सिर्फ एक भाई का प्यार है, या फिर टॉमी का मास्टर मूव है? वो चाहता है कि एडा फैमिली इवेंट में आए, शायद अपनी गलती सुधारने, अपने परिवार से दोबारा जुड़ने, या फिर ये एक और मौका है ग्रेस को फ्रेडी तक पहुंचाने का, जिसकी तलाश अब भी चल रही है। मुझे लगता है टॉमी के दिल में सच में एडा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है।
वो जानता है कि एडा ने उससे बगावत की, लेकिन अब जब हालात थोड़े शांत हैं, वो सबको फिर से एक टेबल पर लाना चाहता है। लेकिन साथ ही क्या ये पॉसिबल है कि टॉमी ग्रेस को फ्रेडी के पास भेज रहा हो एक हिडन एजेंडा के तहत? सीन की शुरुआत होती है टॉमी के घर के सेल से। टॉमी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है उसे अंदर हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो एक पल रुकता है, हाथ धीरे से कोट के अंदर ले जाता है और अपनी पिस्टल निकाल लेता है। एक झटके से दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई दुश्मन नहीं, उसका अपना भाई हाथों में नशीली पदार्थ लिए खड़ा होता है। जॉन का हाव भाव पूरी कहानी कह रहा होता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें लाल हैं, जैसे रोकर आया हो या बहुत कुछ सहकर। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है, ना सिर्फ अपने प्यार में, बल्कि शायद एक भाई, एक आदमी और एक इंसान के तौर पर भी। टॉमी धीरे से बोलता है, मुझे लगता है तुम इतिहास के पहले शेल्बी हो जिसके पास सब कुछ लीगल तरीके से है। टॉमी बात को हल्का करने के लिए अपने दादाजी की आवाज में बोलता है, साला ईमानदारी का पैसा, वो भी इस घर में। जॉन हंस पड़ता है, एक हल्की सी हंसी जिसमें थोड़ा दर्द भी छुपा होता है। शायद उसी पल वो कुछ पल के लिए अपने दिल का बोझ भूल जाता है। टॉमी गंभीर होकर कहता है, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, ली फैमिली के साथ हमारा झगड़ा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। इस सीन में टॉमी का दोहरा रोल नजर आता है, एक समझदार लीडर का और एक केयरिंग भाई का। जॉन इमोशनली शैटर्ड है, उसे सेल्फ वर्थ की चोट लगी, लेकिन टॉमी उसकी कमजोरी को दबाता नहीं, उसे मजाक में बदलकर उसका हौसला बढ़ाता है और साथ ही सटली उसे अपने अगले बड़े प्लान के लिए तैयार भी करता है। इस सीन में मैं खुद जॉन से जुड़ जाता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो अपनों के लिए लड़ता है, पर जब खुद टूटता है तो बस एक भाई की जरूरत होती है। टॉमी वही भाई है जो कम कहता है, पर जो भी कहता है दिल छू जाता है। क्या टॉमी सही कर रहा है? सीन की शुरुआत होती है टॉमी, आर्थर, जॉन और उनके कुछ भरोसेमंद आदमी हथियारों से लैस धीरे धीरे ली फैमिली की बस्ती की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाकर टॉमी सबको रोकता है। वो जॉन की तरफ मुड़कर कहता है, जॉन, लड़ाई में जाने से पहले तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। टॉमी अपनी जेब से एक सफेद फूल निकालता है और उसे जॉन के कोट पर पिन कर देता है। बाकी सब भी अपने कोट पर फूल लगा लेते हैं। ऑडियंस सोचे, ये क्या हो रहा है? कोई युद्ध से पहले फूल क्यों पहन रहा है? टॉमी फिर शांत होकर जॉन से कहता है, एक लड़की है ली फैमिली में, आज उसी से तुम्हारी शादी है। जॉन अवाक रह जाता है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन, गुस्सा और दुख सब एक साथ दौड़ने लगते हैं। जॉन का दिल अभी अभी टूटा है, उसने प्यार खोया है और अब अचानक उसे किसी और से शादी करने को कहा जा रहा है। और यही वो पल है जहां एक लड़के का दर्द समाज की राजनीति में बदल दिया जाता है। टॉमी शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं पहले ही ये शादी तय कर चुका हूँ जॉन। अगर ये शादी नहीं हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर तुमने शादी कर ली तो ली फैमिली और शेल्बी फैमिली की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जॉन का दिल टूटा है, वो इमोशनली वल्नरेबल है। टॉमी जानता है और शायद इसीलिए वो इस मौके पर उसे मोहरा बना रहा है। क्या ये सही है या टॉमी सिर्फ स्ट्रैटेजी देखता है, इंसान नहीं? ऑडियंस कमेंट करो, क्या जॉन के इमोशंस का इस्तेमाल हो रहा है? क्या टॉमी को ये करना चाहिए था? अगले सीन में जॉन शादी के लिए तैयार हो जाता है। ली फैमिली की लड़की से दोनों की शादी करवाई जाती है। जश्न का माहौल बनता है, नाच गाना, हंसी मजाक और हवा में चलाई जा रही गोलियां। और फिर एडा भी वहां पहुंचती है, जिसे टॉमी ने ग्रेस के हाथों से इनवाइट भिजवाया था। शादी खत्म होती है और रात गहराने लगती है। एडा का डिलीवरी टाइम पास आ रहा है, सब उसे घर ले जाने लगते हैं। टॉमी अपने भाइयों से कहता है, चलो पब चलते हैं, एक ड्रिंक बनती है। लेकिन तभी पॉली रोकती है, तुम्हारी बहन का बच्चा होने वाला है और तुम्हें ड्रिंक की पड़ी है, किसी को यहाँ होना चाहिए। टॉमी एक पल के लिए रुकता है और धीरे से जवाब देता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पॉली, यहाँ फ्रेडी को होना चाहिए। सीन का हिडन मीनिंग, टॉमी साफ साफ मैसेज दे रहा है कि अब फ्रेडी के खिलाफ कोई चाल नहीं चलेगा। एक भाई की तरह वो एडा की तरफदारी कर रहा है, और शायद पहली बार। इस पूरे सीक्वेंस में
टॉमी ने एक शादी के बहाने दुश्मनी खत्म की, लेकिन क्या उसने अपने भाई को मोहरा बना दिया? कमेंट करके बताइए। क्या जॉन की शादी एक मास्टर स्ट्रोक थी या धोखा? अब सीन शिफ्ट होता है पब की उस केबिन में, जहां टॉमी, आर्थर और जॉन तीनों बैठे हैं और जैसा हमेशा होता है सामने रखे हैं शराब के पैग। तीनों भाई जाम पर जाम चढ़ा रहे हैं और ग्रेस ना ज्यादा बोलती है ना कम देखती है। ग्रेस सबको सर्व कर रही है और उनकी हर बातों पर नजर रखती है। आर्थर टॉमी की टांग खींचते हुए कहता है, तुझे पता है जॉन, वो सुंदर बारमेड जो अभी अभी बाहर गई ना, उसने ही टॉमी के दिल को नरम कर दिया है। टॉमी कुछ नहीं कहता, बस अपनी वही रहस्यमयी मुस्कान देता है, जैसे उसे ये सब सुनने की आदत हो चुकी हो। तभी फ्रेडी शहर की गलियों में भागता हुआ एडा के पास पहुंचता है। फ्रेडी थॉर्न, वही भागा हुआ क्रांतिकारी, एडा का पति, टॉमी का दुश्मन और अब एक पिता। फ्रेडी अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेता है और उस मासूम के चेहरे को देखता है जैसे वो पूरी लड़ाई वही खत्म कर देना चाहता हो। एक सेकंड के लिए लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और अंदर घुसते हैं पुलिस वाले। फ्रेडी को वहीं से पकड़ लिया जाता है। एडा चीखती है लेकिन कुछ नहीं होता। फ्रेडी को ले जाया जाता है। गुस्से में तमतमाई हुई पॉली पब के अंदर घुसती है, सीधे टॉमी के पास आती है। पॉली समझ जाती है कि शायद फ्रेडी की गिरफ्तारी एक सोची समझी चाल थी। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो जब फ्रेडी को गिरफ्तार किया जाता है और पॉली पब में चीख रही होती है, कैमरा कुछ सेकंड्स के लिए ग्रेस के चेहरे पर ठहर जाता है। ना वो चौंकती है ना दुखी लगती है, बल्कि वो शांति से टॉमी की ओर देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी सैटिस्फैक्शन होती है। अब आप ही सोचिए, क्या ग्रेस ने ही कैम्बल को फ्रेडी की जानकारी पुलिस को दी थी, क्योंकि उसने पब में टेलीफोन लगवाया है और उसी फोन से पुलिस को जानकारी दी हो? मुझे तो पूरा शक है। ग्रेस इस वक्त दोनों तरफ खेल रही है। एक तरफ कैम्बल के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ टॉमी से जुड़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है, उसका दिल किसके साथ है? आपको क्या लगता है, ग्रेस ने ही खबर दी होगी या कोई और था? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन कहानी अब असली मोड़ पर आने वाली है, क्योंकि टॉमी अब सिर्फ बैटिंग लाइसेंस तक सीमित नहीं रहने वाला। अब वो अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी ही चालें बिछा रहा है, जिसमें कभी ग्रेस मोहरा बनती है, कभी जॉन और कभी खुद एडा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और पीकी ब्लाइंडर्स के हर एपिसोड की ऐसी गहराई में उतरने वाली ब्रेकडाउन्स के लिए फिल्म टेप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जहां टॉमी का खेल और भी गहरा होने वाला है। अरे भाई, अगर वीडियो देखकर दिमाग की बत्ती जली हो तो 50 लाइक्स या 50 कमेंट्स ठोक दो, वरना अगला पार्ट हम अपने तक ही रख लेंगे। और हाँ, अगला पार्ट देखने के लिए फिल्म टेप्स को सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में ढूंढते रह जाओगे वो वीडियो कहाँ गया।